मिस्टर भारद्वाज ऑफिस में ही मौजूद थे। उन्हें रह रहकर विशाल को लेकर गिल्ट हो रहा था। तभी अचानक उनका फोन बजा और स्क्रीन में शांति देवी नाम फ्लैश हुआ। मिस्टर भारद्वाज ने इरिटेशन से फोन काट दिया, मगर अभी कुछ ही सेकंड्स हुए थे कि दोबारा फोन जोर जोर से बजने लगा। मिस्टर भारद्वाज ने गुस्से से कॉल उठाकर कहा, क्या है, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं बिजी हूं, इसलिए कॉल कट कर रहा हूं। आखिर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी जो तुम मुझे बार बार कॉल कर रही हो? तभी दूसरी तरफ से शांति देवी के रोने की आवाज आई। मिस्टर भारद्वाज शांति देवी को रोता सुन घबरा गए। अरे रो क्यों रही हो? अच्छा ठीक है, मेरा मूड थोड़ा खराब है और गुस्सा तुम पर निकल गया। अब तुम बोलोगी बात क्या है या बस रोती रहोगी? अब ऐसा क्या किया विहान ने? साफ साफ बोलो। बयान कहीं नहीं मिल रहा। उसके किसी दोस्त को उसकी खबर नहीं। उसका फोन भी स्विच ऑफ है। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज कुछ करिए। प्लीज मेरे बयान को मेरे पास ले आइए। वो पहले भी बिना किसी को बताए हफ्तों घर से बाहर रह चुका है। चिंता मत करो, खुद ही आ जाएगा। आप कैसे पिता है? आपका बेटा गायब है, उसकी कोई खबर नहीं है। बाहर माहौल इतना खराब है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे किसी भी हालत में मेरा बेटा वापस चाहिए। मिस्टर भारद्वाज कुछ बोलते शांति देवी ने उससे पहले ही दूसरी तरफ से फोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ बीएमएस कॉलेज में आदित्य और रोहित शेट्टी को चैलेंज एक्सेप्ट करने से बार बार रोक रहे थे। क्यों, डर गया? गुड, डरना भी चाहिए। तेरे बस की नहीं है, जा किताबी कीड़ा बनकर पढ़ाई कर। पिक्की ने आदित्य को धक्का दिया और उंगली दिखाकर बोला, दूर रह मेरी अवनी से, वरना अगली बार वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा जान ले लूंगा। पिक्की पलटकर वहां से जाने लगा। आदित्य और रोहित ने चैन की सांस ली ही थी कि उनकी सांसें एक ही पल में शेट्टी की आवाज सुनकर गले में अटक गई। चैलेंज एक्सेप्टेड। शेट्टी की आवाज सुनकर विक्की के आगे बढ़ चुके कदम रुक गए और उसने पलटकर शेट्टी की तरफ देखा। उसके साथ आए लड़के शेट्टी की तरफ गुस्से से बढ़ ही रहे थे कि उसने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। विक्की शेट्टी के पास जाकर बोला, मैं दुआ करूंगा कि गलती से तू मुझसे जीत जाए, तभी तो इस कॉलेज में पढ़ने लायक रहेगा। पढ़ना। शेट्टी बिना किसी जवाब के कैंपस रेसिंग फील्ड में चला गया। कुछ देर बाद पूरा कॉलेज रेस के विनर की क्यूरियोसिटी में वहां भीड़ लगाकर खड़ा हो गया। लड़कियां जो शेट्टी की चार्मिंग पर्सनालिटी की दीवानी थी, वो अब शेट्टी की नई स्टड पर्सनालिटी को देखकर पागल हो रही थी। रेस शुरू होने वाली थी। शेट्टी ने बड़े स्टाइल से अपनी जैकेट खोलकर आदित्य की तरफ फेंक दी। उसके फिटेड टी शर्ट में उसके उभरते हुए बाइसेप्स और बॉडी देख लड़कियां बस बेहोश होने ही वाली थी। पिक्की ने शेट्टी से चढ़कर अपनी टी शर्ट खोलकर दूर फेंक दी। बॉडी उसकी भी काफी कमाल की थी, मगर लड़कियों पर तो बस शेट्टी का जादू छाया हुआ था। वो उसे यूं ही देखकर अपनी आंखें सेक रही थी। आदित्य और रोहित जो इस ड्रामे को बड़े गौर से देख रहे थे। रोहित, क्या तुझे भी वही लगता है जो मुझे लगता है? क्या बात कर रहा है? बस लगता है? अरे मैं तो श्योर हूं। अच्छा, इतना श्योर क्यों? देखना, लड़कियां कितनी भूखी नजरों से देख रही हैं शेट्टी को, इसी से मैं श्योर हूं। अगर ये विक्की का बच्चा पूरे के पूरे कपड़े भी खोल देना, तब भी ये शेट्टी का मुकाबला नहीं कर सकता। आदित्य ने रोहित की बात सुनकर अपना सर पीट लिया और फिर उसके सर में चपत लगाकर बोला, मैं शेट्टी के कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं, रहने दे तू। वहीं विक्की के साथ में आए लड़के ने विक्की और शेट्टी को ट्रैक पर आने का इशारा किया और दोनों ने ही अपनी अपनी पोजीशंस ले ली। रेस 3000 मीटर की थी। विक्की और शेट्टी को रेडी देख विसल बजी और दोनों ने बिजली की स्पीड से रेस लगानी शुरू कर दी। मगर धीरे धीरे शेट्टी विक्की से पीछे होता गया और नॉर्मल स्पीड के साथ भागने लगा। विक्की को आगे बढ़ता देख कॉलेज कैंपस में काफी लोग मायूस हो गए, मगर जैसे ही फील्ड का एक राउंड पूरा हुआ, धीरे धीरे शेट्टी की स्पीड बढ़ने लगी। पूरा कॉलेज कैंपस शेट्टी के नाम से चिल्लाने लगा। शेट्टी को अपने बराबर में आता देख विक्की घबरा गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी स्पीड बढ़ाई, मगर शेट्टी ने उसे तेजी से पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। विक्की एक शॉर्ट डिस्टेंस रनर था, इसलिए वो अब थकने लगा था, मगर वो किसी भी हालत में शेट्टी से हारने के मूड में नहीं था। उसने जैसे तैसे शेट्टी के बराबर तक पहुंचने की दूरी को तय किया और शेट्टी की तरफ देखा जो ऐसे भाग रहा था जैसे कि उसका रोज का काम है। शेट्टी ने विक्की को एक टेढ़ी मुस्कान दी और 2 कदम आगे बढ़कर विनिंग पॉइंट क्रॉस कर लिया। विक्की पूरी तरह से हाफ रहा था। तभी शेट्टी उसके पास आकर बोला, लगता है बड़े सच्चे दिल से दुआ की थी तुमने मेरे लिए।
देखो, मैं गलती से जीत गया। आदित्य और रोहित शेट्टी को जीतता देखकर खुशी से चिल्लाए और उसकी तरफ भागे। आदित्य ने शेट्टी की तरफ पानी की बोतल उछाल दी। शेट्टी पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। उसने फाइनली वो काम किया जिसकी उम्मीद में लड़कियां उसे ताड़े जा रही थी। उसने अपनी टी शर्ट उतार दी और अपने चेहरे पर पानी डाला, जो उसे इस वक्त काफी हॉट बना रहा था। लड़कियां खुद से उसे ताड़ते हुए बातें कर रही थी। एक ही तो दिल है यार, ये कितनी बार जीतेगा? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, व्हाट अ हॉटी, व्हाट अ हॉटी। कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है यार? काश मुझे सिर्फ एक दिन के लिए ही सही इसकी गर्लफ्रेंड बनने को मिल जाए। तभी आदित्य की नजर शेट्टी की पीठ पर जगह जगह बने पुराने निशानों पर पड़ी, जो काफी भयानक लग रहे थे। आदित्य ने शेट्टी की पीठ की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर शेट्टी को आभास हो गया और वो एकदम से पलट गया। आदित्य ने शेट्टी से सवाल किया, शेट्टी ये निशान? तभी रोहित वहां पर भागते हुए आया। टीन आ रहा है, जल्दी से निकलो यहां से। शेट्टी ने मौका पाकर अपनी टी शर्ट पहन ली और कुछ मिनट्स में फील्ड बिल्कुल खाली हो गया। उस फील्ड में अब सिर्फ विक्की अपने चमचों के साथ अपना हारा हुआ चेहरा लेकर रह गया था। कुछ ही घंटों बाद रात हो चुकी थी। बेंगलोर के गुमनाम जंगल में जानवरों का शोर छाया हुआ था, मगर एक और शोर था जो उस जंगल के सन्नाटे को तोड़ रहा था, जो कि कहीं और से नहीं बल्कि उस जंगल के बीचों बीच बने वुडन कॉटेज से आ रहा था। विहान बेबस और लाचार एक कोने में पड़ा हुआ था। वो इस वक्त उस कॉटेज में अकेला था। वो न उठ सकता था न कहीं जा सकता था, क्योंकि उस साइको ने उससे पहले ही उसके हाथ पैर छीन लिए थे। वो बस चिल्ला रहा था, कोई है? प्लीज कोई तो आओ, मुझे बचा लो इस आदमी से या मार दो। Somebody help! तभी उस कॉटेज के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई और विहान डर से कांपने लगा। और तुरंत ही किसी ने लात मारकर वुडन कॉटेज का दरवाजा खोल दिया और सामने से एक नकाब पहने आदमी की डरावनी आवाज आई, हेलो डैडी, सी मैं तुम्हारे लिए किसे लेकर आया हूं? योर डेथ पार्टनर ब्लडी। सी, ये कहकर उस नकाबपोश ने अपने कंधे पर लिया बोरा जमीन में फेंक दिया और बोरे से एक बेहोश लड़की बाहर निकली। विहान ने डरकर उस नकाबपोश की तरफ देखा। तुम इसे भी मार दोगे? नकाबपोश ने विहान की बात का जवाब दिए बिना कहा, जगाओ इसे। और यह कहकर वो अंदर चला गया। विहान ने उस लड़की की तरफ देखा और उसे आवाज देकर उठाने लगा। उठो उठो उठो, वो आए इससे पहले कि भाग जाओ। प्लीज उठो, प्लीज उठ जाओ, वरना वो मार देगा तुम्हें। मगर लड़की हिली तक नहीं। तभी वो नकाबपोश अपने हाथों में कांटेदार तार के साथ आया। नकाबपोश ने विहान की नजरों के सामने उस लड़की को उठाया और बेहोशी में ही छत से लटकी एक रस्सी की मदद से उसे लटका दिया और वो लोहे की कांटेदार तार को उस लड़की के पैर की तरफ से लपेटने लगा और उस तार को इतनी जोर से कसा कि उसके कांटे उस लड़की की चमड़ी में घुसने लगे और एक तेज चीख के साथ वो लड़की होश में आ गई। विहान ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी यह भयानक मंजर देखने की। नकाबपोश ने विहान की तरफ देखा और चिल्लाया, आंखें खोलो, खोलो अपनी आंखें और देखो इसे, वरना आंखें भी निकाल लूंगा मैं। ये मैं तुम्हें दिखाने के लिए तो कर रहा हूं। ये कहकर उस नकाबपोश ने उस तार को और जोर से कस दिया। छोड़ दो मुझे, तुम क्या कर रहे हो दरिंदे? तुम्हें सजा दे रहा हूं। ये कहकर वो उस तार को लगातार उस लड़की के शरीर पर कसकर लपेटने लगा। लड़की की चमड़ी से खून रिस रहा था। वो दर्द से पिलख रही थी और विहान ना चाहते हुए भी ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहा था। उस लड़की को पूरी तरह तार पर लपेटने के बाद उस नकाबपोश ने दूसरी तरफ से एक हथौड़ा उठाया और एक भयानक मुस्कुराहट के साथ विहान की तरफ और फिर उस लड़की की तरफ देखा। मेरे पास मत आओ मेरे पास। नकाबपोश उस लड़की के पास पहुंचा और टेबल से कील उठाकर उस लड़की के कंधे पर ठोकने लगा। और जोर से चिल्लाओ, समझे? और जोर से। मत करो, रोक दो प्लीज, रोक दो। तैयार है? तू इसकी जगह पर आएगा? आजा, आना।
विहान ने कसकर अपना मुंह बंद कर लिया और नाम गर्दन हिलाने लगा। नकाबपोश ने लड़की के कंधे पर कील गहराई से ठोक दी थी। वो लड़की अब बेतहाशा रो रही थी, जिसे एकदम से नजरअंदाज कर वो नकाबपोश दोबारा उसके सामने आया और एक झटके में उसके बदन पर लिपटा कपड़ा खींच लिया। कपड़े फटने के साथ साथ उस लड़की की तीखी चीख उस जंगल में गूंज उठी और विहान की नजर जब उस लड़की के बदन से होते हुए नकाबपोश के हाथ पे गई तो विहान होश खो बैठा। नतीजतन उसकी भी आवाज का शोर अब बढ़ गया, जिसे देख वो नकाबपोश तेज तेज हंसने लगा और अपने हाथों के पंजे में फंसी उस लड़की के खून से रिसी प्लेट्स को जमीन पे गिरा दिया। रात से अगली सुबह हो गई और घर में छुपकर जो लोग बैठे थे वो अब बाहर निकलने लगे। शहर के फ्रीडम पार्क पर बहुत से लोग अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज और जॉगिंग के लिए निकले हुए थे। एक यही तो वक्त था जब सब बेफिक्री से अपने अपने घरों से बाहर निकल सकते थे। एक ओल्ड एज आदमी बहुत देर से जॉगिंग कर रहा था और अब थक के एक घने पेड़ के नीचे लगी बेंच पर जा बैठा और आंखें बंद करके कुछ पल सुकून से वहां बैठा रहा। अभी कुछ सेकंड्स हुए थे कि उस आदमी को अपने चेहरे पे कुछ गिरता हुआ सा महसूस हुआ। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर कुछ सेकंड्स बाद उसे फिर अपने चेहरे पर कुछ गिरता हुआ महसूस हुआ। उसने अपना सर नीचे करके अपना चेहरा पोंछा और उसे अपने हाथ में खून दिखा, जिससे उसकी सांस मानो गले में अटक गई। फिर डरते हुए उसने ऊपर की तरफ देखा और ऊपर देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर वो एकदम से चिल्लाता हुआ उस बेंच से उठ गया। कौन कौन? उस आदमी के बेंच से उठकर चिल्लाते ही पार्क में मौजूद लोगों की नजरें उसकी तरफ घूम गई और तभी ऊपर से कोई चीज उसकी बैठी हुई जगह पर आ गई। वो एक लाश थी, एक बुरी तरह जख्मी लाश, जिसे देखा आसपास खड़ी लड़कियां चीख उठी। कुछ देर बाद उस पार्क को पुलिस ने सील कर दिया और पहली बार एक पूरी लाश मिलने की वजह से वहीं पर फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया। मीडिया के लोग बार बार जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश में लगे हुए थे। तभी शिंदे गुस्से से उन पर चिल्लाया, अगर मीडिया में से एक भी इंसान आया तो पुलिस के काम में दखल देने के जुर्म में तुम लोगों पर कोई रियायत ना बरतते हुए तुम सबको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। शिंदे की धमकी सुनकर मीडिया वाले शांत हो गए। शिंदे और बाकी की पुलिस फोर्स का पूरी तरह से दिमाग खराब हो चुका था। तभी पीछे से वीर सिंह ने आकर कहा, सर, वो डॉक्टर दिलीप जोशी आपको बुला रहे, उन्हें लाश के बारे में कुछ बात करनी है। शिंदे वीर सिंह की बात सुनकर फॉरेंसिक डॉक्टर के पास चला गया। बोलिए डॉक्टर साहब, क्या कोई सबूत मिला? इस बार तो सबूत मिलने की पूरी गुंजाइश है। बॉडी के टुकड़े नहीं किए गए हैं, तो इस बार कोई तो ऐसा सुराग होगा जो किलर छोड़कर गया हो। कहना बहुत मुश्किल है। बॉडी में कांटेदार तार इतनी बुरी तरह फंस चुकी है कि अगर निकालने बैठे तो बॉडी का बर्बाद होना पक्का है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तार निकालने में पूरी बॉडी कैसे बर्बाद हो जाएगी? हाँ, हो सकता है कि और जख्मी हो जाए, मगर बर्बाद। इंस्पेक्टर शिंदे, आप समझ नहीं रहे। बात सिर्फ तारों की नहीं है। बॉडी पहले से ही हद से ज्यादा जख्मी है। तारों में ब्लेड्स लगी हुई है। बॉडी और चेहरे पर हर 3 इंच की दूरी पे मोटी कीलें ठोकी गई है, आंखें नोची गई हैं और तारे चमड़ी में इस तरह से घुसी हुई हैं कि कोई भी आम इंसान की इस तरह की चीजें देखना तो दूर सोच भी नहीं सकता। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि वो किलर आखिर कितना बड़ा पागल होगा जो इस तरह की हरकत कर गया। ऐसे मर्डर को देखकर ही कोई अच्छा खासा इंसान पागल हो जाए। मुझसे और मेरी टीम से उस बॉडी की तरफ देखा तक नहीं जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई सबूत मिल पाएगा। बेहतर होगा कि इसकी फैमिली को ढूंढकर उसकी बॉडी उन्हें सौंप दी जाए। शिंदे ने डॉक्टर दिलीप जोशी की बात सुनकर गुस्से में बेंच में लात मारकर उसे गिरा दिया। शिंदे ने जोर से चिल्लाकर सब इंस्पेक्टर कौशिक से कहा, कौशिक, पार्क के सर्विलांस कैमरों की फुटेज का क्या हुआ? कुछ मिला या नहीं? तुम लोग कर क्या रहे हो? सब इंस्पेक्टर कौशिक बोला, सर, बस अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कांस्टेबल जीत को भेजा है, उसका कॉल आता ही होगा। जल्दी करो, मुझे हर हाल में वो किलर चाहिए। तभी अचानक सब इंस्पेक्टर कौशिक का फोन बजा और वो शिंदे के पास भागते हुए गया। शिंदे कॉल उठाकर बोला, कुछ मिला? क्या वो किलर फुटेज में दिखा? जी सर, मगर वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही शिंदे ने कॉल काट दिया। शिंदे ने कौशिक का फोन उसके हाथ में दिया और वीर सिंह को इशारा करके अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। वीर सिंह भी इशारा पाते ही भागकर शिंदे के पीछे चला गया। वहीं दूसरी तरफ शेट्टी लाइब्रेरी में पढ़कर स्टडी कर रहा था।
कि तभी आदित्य और रोहित भागकर वहां आए और चिल्लाते हुए बोले, ब्रो ब्रो ब्रो, खून, एक और खून हो गया। उनके चिल्लाने की वजह से लाइब्रेरी में बैठे स्टूडेंट्स ने उनकी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी जोकर को देख रहे हो। शेट्टी ने नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा और फिर बाकी स्टूडेंट्स की तरफ। ये लाइब्रेरी है, यहां ऊंची आवाज में बात करने वाले को यहां बैठे लोग घूर कर ही मार देते। जान प्यारी हो तो वॉल्यूम लो करो। शेट्टी की बात सुनकर आदित्य और रोहित उसके आजू बाजू आके बैठ गए और रोहित धीमी आवाज में बोला, नई लाश मिली है। रोहित की बात सुनकर भी शेट्टी ने अपनी किताबों से नजर नहीं हटाई और जवाब में बोला, तो इसमें नया क्या है? नया है ना, इस बार पूरी लाश मिली है, पूरी लाश, और वो भी किसी जंगल में नहीं, यहीं हमारे कॉलेज से 5 किलोमीटर की दूरी पर, जो फ्रीडम पार्क है ना, वहां पर। मुझे तो लगता है कोई दूसरा किलर भी आ गया, वरना पहले वाला इतना डेयरिंग तो नहीं था। तभी रोहित आदित्य को काटते हुए बोला, ये कुछ भी मत बोल, एक तो मिल नहीं रहा तो दूसरा और ला रहा है। मुझे लगता है ये कोई कॉन्स्पिरेसी मर्डर है, किलर के नाम पर। दोनों ने अपनी बात कहकर शेट्टी की तरफ देखा। शेट्टी ने अपनी बुक का पेज पलटते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि वो किलर बोर हो गया है, इसलिए उसने बस खुद को बहलाने के लिए नए तरीके से मर्डर किया है। शेट्टी की बात सुनकर आदित्य उसे हैरानी से देखते हुए बोला, तुम इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जैसे तुम दोनों को लगा वैसे ही मुझे भी लगा। अब मुझे कहीं जाना है तो मैं लीव ले रहा हूं, बाय। शेट्टी ने अपनी बुक बंद करके डेस्क पर रखी और उठकर बाहर चला गया। आदित्य शेट्टी को जाते हुए देखकर रोहित से बोला, रोहित, क्या तू भी वही नोटिस कर रहा है जो मैं कर रहा हूं? नोटिस नहीं, मैंने तो अपनी आंखों से देख लिया है और मैं श्योर हूं। क्या देख लिया है और किस बात को लेकर श्योर है तू? रोहित टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये देख, ये बुक, क्रिमिनल साइकोलॉजी। यहां मुझसे मेरे सिलेबस की बुक नहीं पढ़ी जाती, और ये इस सिलेबस के साथ ऐसी बुक्स कवर कर रहा है, कोई तो टॉप सीक्रेट है। मुझे इसका पीछा करना होगा और जानना होगा ये दवाई कौन सी खाता है। हाँ। आदित्य ने रोहित की आखिरी बात सुनकर अपना सर पीट लिया और फिर उस बुक को इधर उधर कर गंदा सा मुंह बनाया। वहीं दूसरी तरफ शहर के सिक्योरिटी सर्विलांस ऑफिस में शिंदे एक आदमी से बोला, जल्द से जल्द वो वीडियो लगाओ, इस बार वो आदमी बिल्कुल नहीं बचेगा। इस बार उसका पाला इंस्पेक्टर शिंदे से पड़ा है। आदमी ने शिंदे के कहने पर वीडियो शुरू ही की थी कि वीर सिंह ने कांस्टेबल जीत को परेशानी से बड़बड़ाते देखा। वीर सिंह उसके पास जाकर हौले से बोला, तुम इतने घबराए हुए क्यों? कुछ गड़बड़ की है क्या? गड़बड़ नहीं हुई है। तो फिर क्या हुआ है? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। पता नहीं आज शिंदे सर मेरे सर पर क्या मारने वाले हैं। उसकी चिंता मत करो, शिंदे सर तो सर पर गमले से गोली तक कुछ भी मार सकते हैं। मगर हुआ क्या? तभी शिंदे की आवाज आई, बस रुको, जूम करो। जैसे जैसे स्क्रीन जूम हुई, शिंदे के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते गए, क्योंकि जहां वो सोच रहे थे कि किलर के चेहरे की पहचान उसे आज हो जाएगी, वहीं किलर के चेहरे पर एक सफेद मास्क था जिस पर खून के छींटे पड़े हुए थे। शिंदे ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और कहा, वीडियो को आगे बढ़ाओ। वीडियो शुरू हुई और वो किलर उस लाश को पेड़ पर छुपाकर नीचे उतरा और वापस पलटकर लाश को बाय बोल के आगे की तरफ बढ़ने लगा। और तभी अचानक पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई। स्क्रीन पर लिखा हुआ आया, कैच मी इफ यू कैन। शिंदे को स्क्रीन देखकर इतना गुस्सा आया कि उसने गुस्से से टेबल पर जोर से मुक्का मार दिया। उसकी आंखें इस वक्त पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। तभी अचानक शिंदे का फोन बजा। उसने फोन की तरफ नजरें घुमाकर देखा जिस पर एसपी राठी का कॉल आ रहा था। शिंदे ने बिना वक्त गवाए कॉल पिक किया। एसपी राठी दूसरी तरफ से गुस्से से बोले, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? रात भर शहर के चप्पे चप्पे पे नाकाबंदी लगाई है तुमने, और फिर भी सीरियल किलर तुम्हारी नाक के नीचे किसी का मर्डर करता है और उसे पब्लिक पार्क में लटका कर चला जाता है। तुम लोगों को अंदाजा भी है इस वक्त पुलिस कितनी नाकारा लग रही है लोगों के सामने? तुम्हारी वजह से मुझे न जाने क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अब सुनो, कान खोल के सुनो, सीएम के ऑर्डर्स आए हैं। वो चाहते हैं कि स्पेशल फोर्स इस केस में इन्वॉल्व हो और तुम्हें उनके ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे, समझे तुम? मगर सर, स्पेशल फोर्स के ऑर्डर्स हम क्यों फॉलो करेंगे? पुलिस और स्पेशल फोर्स इस केस पर सेपरेट भी तो काम कर सकती है। हाँ तो जाओ और ये बात जाकर खुद सीएम के आगे कहो, अगर कह सकते हो तो। ये कहकर एसपी राठी ने कॉल कट कर दिया और शिंदे ने अपना फोन गुस्से से जमीन में पटक दिया। मैं भी तो देखूं कि आखिर ऐसी कौन सी महान हस्ती आ रही है स्पेशल फोर्स से।